अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से रद्द अमल देते हुए ये कहा गया है कि कतर इसराइल के इन हमलों का भरपूर जवाब देगा। मगर क्वेश्चन इस कि क्या कतर इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई करने की पोजीशन में है भी या नहीं, क्योंकि सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी होती जा रही है जिसका नक्शा कल के प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब ने खींचा कि अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल बेलगाम और बेकाबू हो चुका है एंड इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। और अब तो इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर ने खुल्लम खुल्ला ये धमकी दे दी है कि दोहा पर किया गया यह हमला मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक के लिए एक मैसेज है। तो क्या अब भी अरब ममालिक गफलत और बेहिसी की नींद सोते रहेंगे, क्योंकि अब तक तो यह जारियत सिर्फ गजा तक महदूद थी, बट अब इसराइल इन तमाम ममालिक के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। इस पर सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में कॉन्स्टेंटली इजाफा होता चला जा रहा है और इसका खमियाजा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भुगत रही हैं, मगर अब तक भी इस इशू के ऊपर विफाक और सूबे एक पेज पर नहीं आ सके हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें यह हिदायत दी है कि वो बजाते खुद जो है काबुल जाएं और अफगान गवर्नमेंट के साथ इस इशू के ऊपर बात करें। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का आइन और कानून उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है और क्या उनके इस दौरे से ये इशू हल हो सकता है। इस पर सलीम बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मुनाफकत आलमी सियासत में नई तारीख रकम कर रही है। एक तरफ तो वो खुद मोदी के साथ मिलकर एक ट्रेड डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो चीन और भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दे। भारत को लेकर अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या है, इसको भी आज डीकोड करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? अस्सलाम, कैसी हैं सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, कल हमने देखा कि इसराइल ने कतर पर हमला किया। आज कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल दिया गया है कि वो इसराइल के खिलाफ भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई अटैक, आप इस जवाबी अटैक एक्सपेक्ट करते हैं कतर से इसराइल के खिलाफ? एक ऐसा सवाल पूछ लिया आपने जिसके ऊपर मेरा दिल तो चाहता है कि जो मेरे दिल में है मैं वो सब कुछ कहूँ, लेकिन एक मोहतात अंदाज से मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अरब सारे कागजी शेर हैं। ये जो कंडेमनेशन है ना, ये तो एक रवायत है, ये तो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म है कि कहीं अगर आप देखें तो एक बयान जारी कर दें आप, इट मीन्स नथिंग। क्योंकि जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से, इससे बड़ी कोई वायलेशन नहीं हो सकती कि आप किसी मुल्क की सरहद पार करके उसके अंदर कार्रवाई करें, ऑपरेशन करें, बमबारी कर दें वहाँ पर। इससे ज़्यादा बड़ी प्रोवोकेशन क्या चाहिए? अगर आप में हिम्मत है तो आप इसका जवाब दें। अगर आपने जवाब ना दिया तो एनकरेज होगा इसराइल और अगला शिकार सोचे कौन है। ये जो सब कुछ हमारी खुली आंखों से हम देख रहे हैं, ये कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। देखिए, 3 ममालिक को आप छोड़ दें, टर्की को छोड़ दें, ईरान को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, बाकी सारे शेर जो हैं मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, पहली दफ़ा नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल ये जुर्रत ही नहीं कर सकता था कि वो ऑन इट्स ओन जाके एक ऐसे रियासत के ऊपर हमला कर दे जहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद ढिठाई से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करे। और साथ वो आपने वो स्पीकर, वो पता नहीं कौन है, नाम क्या है उनका, वो उन्होंने जो बड़ मारी है कि अब तो जी जहां कहीं भी हम चाहेंगे हम स्ट्राइक करेंगे। यही धमकी नेतन्याहू ने भी दी है, यही उनके इजरायली वजीर दिफा ने भी दी है। देखिए, गुजारिश ये है कि उनको अभी सबक याद रहना चाहिए जो उन्होंने ताज़ा ईरान के हाथों सीखा है। उनका ख्याल ये था कि ईरान को भी वो खा पी जाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ, जो कौमें गैरत और अपनी हमीयत के तकाजे पूरे करती हैं, वो फिर वक्त का इंतज़ार नहीं किया करते। वो जाली लफ्ज़ों की धमकियां दे के अपने बदतरीन दुश्मन को सिर्फ डरा के अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये दावा किया खुल्लम खुला कि हमने अमेरिका को पहले बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। ये उनकी इजाज़त से हुआ, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने इस हमले को कैरी आउट करने में, यानी इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में हमारी मदद की है। ये ट्रंप साहब जो हैं फिरकी की तरह से घूमते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उन्होंने अपनी वजाहत करने की कोशिश तो पूरी की है और कहा कि जी ये नेतन्याहू का फैसला नहीं, नेतन्याहू का फैसला था, और कतर तो हमारा बड़ा इलाही है जी, हम बड़ा करीबी इलाही है। उन्होंने अपने करीबी इलाहियों के साथ क्या किया है, जरा थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इराक भी उनका बहुत बड़ा इलाही था इस पूरे खित्ते में,
सद्दाम हुसैन का क्या हशर करके छोड़ा उन्होंने, वो किसको याद नहीं है। हम भी तो उनके एलाइज थे ना, 70 साल हमने उनकी खिदमत की। हर मुश्किल वक्त में अमेरिका ने हमसे आंखें फेर ली। ये आज जो ये अफगान मुजाहिदीन का इशू लिए फिरते हैं हम, जो हमें अंदर ही अंदर जोंक की तरह से खा रहा है, ये सब उनकी छोड़ी हुई लेगेसीज है। 1990s में, यानी 90s की दहाई में अपना मुआहदा करके जिनीवा में, और फिर पलट के नहीं देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हमें वॉर ऑन टेरर जो है, वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर, उसका हिस्सा बनाया। वी वर द फ्रंट स्टेट। सबसे ज्यादा ब्रंट हमने भुगता है वॉर ऑन टेरर का, अभी तक भुगत रहे। वॉर सपोर्ट फंड के लिए उन्होंने कहा, अभी तक वो पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। ये अमेरिका बहादुर जो है, इसकी किसी बात का एतबार नहीं है। असल में अमेरिका चाहता है कि इस मशरिक़ वुस्ता को अपनी कॉलोनी बना के रखे। क्यों? क्योंकि ये पूरा खित्ता तेल की दौलत से माला माल है जी। और इस पर ट्रंप साहब क्या, कोई भी प्रेसिडेंट हो या अमेरिका हो, असल में तो पॉलिसियां चलती हैं पेंटागन की और CIA की। वो कोई भी नहीं चाहेगा ये कि यहाँ इन मुल्कों को इस काबिल होने दें कि वो अपने मुल्क का दिफा कर ले। जी बुखारी साहब, अभी आपने भी बात की कि कतर सबसे बड़ा, ट्रंप ने भी यही कहा कि कतर उनका बहुत बड़ा इत्तेहादी और सबसे बड़ी अमेरिकन बेस जो है वो कतर के अंदर मौजूद है। तो बुखारी साहब, इसराइल की जानिब से इस कतर के ऊपर अटैक किया जाना, ऑब्वियसली कतर भी अब अमेरिका के हवाले से जो है वो उसके अंदर डाउट्स पैदा होंगे। तो क्या ये ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है कि अमेरिकन बेस को कतर के अंदर से खत्म कर दिया जाए? देखिए, ये करते हैं गैरतमंद मुल्क, ये करते हैं खुद मुख्तार मुल्क। हमने किया था ना सलाला, चीखें निकल गई अमेरिका की। याद है हमने वो रूट बंद किया था उनकी सप्लाईज का, जब नेटो की फोर्सेस वहां थी और अमेरिका की फोर्सेस वहां थी। एक हफ्ते के बाद दे वर ऑन टू देयर नीज। ये जुर्रत चाहिए इसके लिए, ये फैसले करने के लिए। एक धमकी, सिर्फ एक दफा अगर वो कहें कि उठाओ यहां से भागो, वो इस खित्ते से फिर गया सो गया है। उसकी बहुत सारी बेसेस, लेकिन ये सबसे बड़ी बेस है। उस मुल्क में अड्डा भी कायम किया, उसके खिलाफ हमला भी करवाया। ये है अमेरिका की पॉलिसी जी। ये है मिस्टर ट्रंप। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मशरिक़ वुस्ता के मुल्क से ये तवक्को रखना कि वो अमेरिका के करीब तरीन लाई उसकी नाजायज़ औलाद जो है, गैर कानूनी औलाद जो है उसकी, इसराइल, उसके खिलाफ हमला करेगा, मैं सोचने के लिए भी तैयार नहीं। क्योंकि इनमें ना इतने गट्स हैं, ना इनमें इतनी जुर्रत है, ना ये इतने बहादुर हैं कि ये रिएक्ट करें अगर इनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। बुखारी साहब, क्या ये जो दोहा पर हमला हुआ है, इससे बाकी अरब ममालिक एक मैसेज सीखेंगे कि ऑयल और अमेरिकन गारंटीज उनको अब जो है इसराइल से नहीं बचा सकती हैं, और कैन दे एक्सप्लोर एनी और मोर ऑप्शंस अदर देन? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अनपॉपुलर रिजीम्स मुसल्लत करेंगे अवाम के ऊपर, तो आप जिसकी तरफ से मुसल्लत किए गए हैं या जो आपका प्रोटेक्टर है, आप उसकी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल नहीं सकते, एक रत्ती भर काम कर नहीं सकते। ये सारे जो हैं, ये मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि ये तफैली मुल्क बना दिए गए हैं अमेरिका के, और तफैली मुल्कों के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है कमज़ोर वीक क़यादत। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसलिए डिप्लोमेटिक लफ्ज़ों की हद तक मजम्मत सारे करेंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल इकदाम इसराइल के साथ, ये जो बेलगाम घोड़ा तो नहीं, बेलगाम सूअर कहना चाहिए इनको, ये जो है इसको काबू करने के लिए किसी गैरतमंद मुल्क का उसके खिलाफ ईरान की तरह से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि इस हमले के बाद एटलीस्ट रियलाइजेशन तो अरब ममालिक में हो गई होगी कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड एनी मोर? तो क्या इस चीज़ का चांस है कि ये ममालिक अब रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाने की कोशिश करें? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने देखा कि ईरान और टर्की, दे आर गेटिंग क्लोजर टू चाइना, दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू इंक्लूडिंग पाकिस्तान टू रशिया। इनमें इतना दमखम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इनमें इतना रत्ती भर दमखम नहीं है। मैं यहाँ रिकॉल करना नहीं चाहता, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे साबित हो जाता है कि ये लोग जो हैं ये कुछ करने के काबिल नहीं हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है ना इनका, कि देखें एक मुल्क की सरहदों को पेनिट्रेट करके उसके ऊपर बमबारी कर दी। 10 बड़े हैवी किस्म के बम उन्होंने यहाँ, तफसील है जी बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि दुआ में हमास के मरकज़ पर 10 से ज़्यादा वजनी बम बरसाए, और वो कहते हैं कि हमें तवक्को नहीं है कि कोई बचा होगा उसमें से। जरा आप डिटाई देखिए उनकी।
और बुखारी साहब, इजरायली वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जो है हमास के लोग और फ़लस्तीन के लोग मौजूद होंगे, हम वहाँ पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, उन पर अटैक्स करेंगे। तो बुखारी साहब, इस तरह तो फिर 140 ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को एज ए रियासत एक्सेप्ट कर चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके वहाँ पर सफ़ीर भी हैं। तो क्या इस तरह इसराइल उन सब ममालिक के ऊपर हमला करेगा और क्या फिर पाकिस्तान भी इसका निशाना बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान, ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो ईरान ने क्या सबक सिखाया है जो हम उनको सिखाने जा रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि उनकी सक्सेसिव लीडरशिप्स ये कहती आई हैं, उनके सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि इसराइल का एक ही मुल्क दुश्मन है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो वो उन्हें पता है कि हमें छेड़ने का मतलब क्या होगा। अब मैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वक्त नहीं की जा सकती हैं और नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात तय है, वो ये है कि इनसे तो आप तवक्को ना रखें। फिर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, ये 3 मुल्क हैं जो इसराइल को लगाम देने की पोजीशन में हैं। बुखारी साहब, अब तक तो ये सारी जारियत जो है इसराइल की सिर्फ महदूद थी गजा तक, ठीक है, तो शायद इस वजह से ये सारे ममालिक जो हैं वो चुप करके बैठे हुए थे और सिर्फ ज़ुबानी कलामी मजम्मत चल रही थी। लेकिन अब आग इनके अपने घरों में लगने वाली है, तो क्या अब इम्कान है कि ये सारे मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें और कोई जवाबी कार्रवाई उनकी करें? रियासतें कायम रहें, उनकी हुकूमतें कायम रहें, अवाम जो है वो बम्बों के तले अपनी जानों के नजराने पेश करते रहें, शहीद होते रहें, कत्ल होते रहें, कोई उनकी सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं। वो सिर्फ इंटरेस्टेड है कि उनकी हुकूमतें कायम रहनी चाहिए। जी देखिए, ये रवैया जो है, इसी ने आज अरब ममालिक को इस नौयत तक पहुंचाया है कि एक मुल्क के अंदर बराह रास्त बॉम्बिंग की इसराइल ने, और सिवाय सफारती कंडमनेशन के हम कोई एक्शन नहीं देख रहे। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि अक़वाम मुत्तहिदा मजम्मत करते हैं जी OIC में, ठीक है जी, OIC मजम्मत करते हैं, वो भी इससे क्या होने वाला है। आप इमरजेंसी इजलास बुलाएं, कहें कि हम मुश्तरका मिलकर इसका सबक सिखाएंगे, और कोई खुदा के वास्ते दिखावे की हरकत ही कर ले, इनमें तो इतना भी दम नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, एक और इशू भी है कि इन अरब ममालिक के पास कोई भी हार्डकोर आर्मी जो है वो मौजूद नहीं है। तो क्या आज की जो सिचुएशन है, जो जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल पॉलिटिक्स अभी शेप कर रही है, क्या ऐसा कोई मुल्क एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट एनी हार्डकोर आर्मी? आप देखिए, आपको याद होगा कि इस्लामी फौज बनी थी ना जी, जिसमें राहील शरीफ साहब हमारे उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, याद है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? और मुसलमानों के साथ कितनी जिल्लत होगी और मुसलमानों का कितना बड़ा कत्लेआम होगा। 64,000 बंदे तो शहीद हुए पड़े हैं ना गजा में, बोला कोई? तो कहने का मतलब ये, मैं, अगर तो विल है आपके पास कि आपने रिएक्ट करना, तभी आप ऐसी फौज बनाएंगे ना जी। मगर ऐसी फौजें बनाने से तो खुद उनकी हुकूमतें डरती हैं कि कहीं हम ही पड़ जाए। मैंने कहा ना कि इतने अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स हैं मशरिक़ वुस्ता में और ख़ास तौर से अरब ममालिक में कि बस अल्लाह ही ताला इनको समझाए तो समझाए। मुझे तो इनसे कोई तवक्को नहीं। मैं आपको एक पाकिस्तान की मिसाल देना चाहता हूँ। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर, तवज्जो से सुनिए मेरी बात, विद टोटल कनाइवेंस ऑफ ब्रिटेन, इंडिया, ये प्लान बनाया था बाकायदा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हम तबाह करेंगे। 2 रात पहले सिर्फ हमें वो इतला लीक होकर हम तक पहुंच गई थी। ये कैसे हुआ था, ये किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। हमने वो तैयारी की थी कि कोई एक जहाज जो एंटर होगा पाकिस्तान की टेरिटरी में वो वापस नहीं जाएगा। और ये अमेरिका को पता चल गया था, बल्कि हमने बता दिया था अमेरिका को, डोंट डेयर जी। आए फिर वो। बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कि जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है हमास के इजलास में, उस तजवीज़ वो ज़ेर गौर थी जब अटैक किया गया। तो बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि अब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप और उनके नोबेल पीस प्राइज़ के दरमियान आ चुका है? देखिए, गुजारिश ये है, ये ट्रंप ने पहली दफ़ा नहीं किया है। देखिए, जब गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पे खौफनाक हमला किया इसराइल ने, उससे पहले मुज़ाकरात ही तो करा रहे थे, और ट्रंप साहब करा रहे थे, कह रहे थे एक हफ्ते में मैं आपको खुशखबरी दूंगा। मिली खुशखबरी जी। फिर उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए ईरान के खिलाफ इसराइल से हमला कराया। तो ये मुज़ाकरात तो ढोंग है, ये तो एंगेज करते हैं इस तरफ और दूसरी तरफ पीठ में छोरा घूम देते हैं जी। यही इसराइल कर रहा है, यही अमेरिका कर रहा है। तो कब समझ आएगी इन मुसलमान यानी मुमलिकतों की हुकूमतों को या उनके सरबराहों को, खुदा के वास्ते
किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? अब तो आग बकौल आपके उनके घरों तक पहुंच गई है और फिर भी तो शर्म और गैरत नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कोई क्या कर सकता है यहाँ, जब तक उनके अपने अंदर विल नहीं होगी, अपने अंदर अपने दिफा की ख्वाहिश नहीं होगी, तो कोई क्या कर सकता है। हाँ, जैसा मैंने कहा, इसराइल से कहें ऐसा पंगा हमारे साथ करके देखे ज़रा, ईरान के साथ दोबारा करके देखे ज़रा, या टर्की के साथ करके देखे। अभी मैं बता रहा हूँ आपसे कि नेक्स्ट टारगेट अगर नेतन्याहू ने कोई बनाया हुआ है तो वो टर्की है जी। क्योंकि टर्की के अंदर भी हमास की बड़ी क़यादत जो है वो रहती है जी। और उन्होंने धमकी भी दी है छुपे लफ्ज़ों में टर्की को, जी। आई विश दे डेयर टच टर्की एंड देन सी व्हाट हैपेंस। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसराइल की इस जारियत को अब रुकना चाहिए और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम मुस्लिम ममालिक और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत और थोड़ी सी भी हमदर्दी जो है वो बाकी है, इसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाए और इसराइल का बायकॉट करें। प्रोग्राम में शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। बुखारी साहब, हमने दहशतगर्दी और केपीके और बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हमने कॉन्स्टेंटली अपने प्रोग्राम्स में उसको जो है वो एड्रेस किया है। बुखारी साहब, अब इसी इशू के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें हिदायत की है कि वो खुद काबुल जाएँ और अफगान गवर्नमेंट के साथ इस इशू के ऊपर बातचीत करें। बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान का आइन और कानून उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है? पहली बात तो यह है कि जो खारजी अमूर होते हैं वो मरकज़ का सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आप मरकज़ के साथ मिल के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि बराह रास्त आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जी। दूसरी बात यह है कि आप ज़रा पोजीशन देखें क्या है। फौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है केपीके में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन फितनतुल खवारिज के खिलाफ। जी। पीटीआई उसको रोकने के लिए बानी की हिदायत वसूल कर रही है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन को रोकें आप। गंडापुर को यह धमकी दी है कि अगर तुझे अपनी वजारत आला चाहिए तो इस ऑपरेशन को रोकें। इसका मतलब ये है कि ये जंगजू जो वहाँ मौजूद हैं या जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है या जो अफगानिस्तान से आते हैं टीटीपी के लोग, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। सर, ये तो उनको सियासी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने कहा आपसे ना कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, वो वोट देते हैं उनको, वो हमारे मुआशरे के अंदर आके पाकिस्तानियों के रूप में रह रहे हैं और यहीं पर उन्होंने कारोबार शुरू किए हुए हैं, यहीं पर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कर रहे हैं और इन्हें बहुत हमदर्दी है। खान साहब को जेल में बैठ के बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल बुखारी साहब, एवरी डे खान साहब इसके ऊपर जो है वो ट्वीट करते हैं और इसको कंडेम करते हैं कि ऑपरेशन गंडापुर साहब ना होने दें। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के दिल में इन टीटीपी के जंगजुओं के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं एक से ज़्यादा मिसालें आपको दे सकता हूँ जहाँ खान साहब ने, फिर वही बात पीछे चली जाएगी, 40,000 जो ला के बसाने थे, कौन थे वो लोग जी? और क्या खुद बानी ने ये नहीं कहा था कि उनके अंदर 8 से 10,000 के करीब जो है वो जंगजू हैं? वो बाबा टीटीपी के जंगजू अगर 40,000 की तादाद में आप लाके यहाँ बसाएंगे तो फिर केपीके में कैसे अमन होगा? जी बिल्कुल। तो बुखारी साहब, ये तो तहरीक इंसाफ के अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है कि केपीके में जो है वो अमन ना हो सके, लेकिन तो वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो इसलिए करेंगे कि अगर ये नहीं होंगे तो ये अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि ये उनके वोटर्स भी हैं, इनके जो फैसिलिटेटर हैं वो इनके वोटर्स हैं। तो इसलिए केपीके के गंडापुर साहब को ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका पासपोर्ट, ये अब तो बहाना बना रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक हुआ है इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ, फिर दूसरी सांस में कह रहे हैं कि मुझे तो किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि उनको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर वो किस तरह से जाएंगे, क्या सिचुएशन होगी? और देखिए, पासपोर्ट की जरूरत तो अब उन्हें है, इसलिए कि अगर हम अफगानियों को यहाँ से ये कह के निकाल रहे हैं कि भाई साहब आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, वीजा लें पाकिस्तान एम्बेसी, तो फिर तशरीफ ले आएँ। तो इसी तरीके से इधर से भी कोई आदमी बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकता है। उनके दोनों पासपोर्ट जब्त है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसमें होती है वो एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भी, और जो उनका जाती पासपोर्ट है वो भी, दोनों ब्लॉक है। जी। तो बुखारी साहब, जब वो ये कह रहे हैं कि बगैर पासपोर्ट के वो अफगानिस्तान चले जाएंगे, तो क्या वो इलीगल तरीके से अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हैं? मुझे इस बात पे आप पर भी हैरत हो रही है, मैं वैसे भी हैरान हूँ कि गंडापुर साहब की कितनी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और वो सही साबित हुई हैं, तो इसलिए इस बात को इतना दिल से हम क्यों लगा रहे हैं? वो उन्हें ना मीडिया की गैलरीज के साथ खेलने की आदत है, बल्कि उन्हें क्या पूरी की पूरी पीटीआई को है जी। ठीक है, अंडा भी मरवाते खुद हैं। उन 2 लड़कियों का जिनका तस्करा था वो पीटीआई की निकल आई ना, फिर उसके खिलाफ कोई दरखास्त भी नहीं दी उन्होंने कि अंडा मारने के खिलाफ कार्रवाई करें आप।
तो कहने का मतलब ये कि उनका तो खैर वतीरा है। लेकिन बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात के ऊपर बातचीत करना मुख्तलिफ ममालिक के साथ वफाक की जिम्मेदारी है, तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि हम अफगान गवर्नमेंट को एंगेज भी कर चुके हैं? जिस तरह से ट्राई नेशन अभी मीटिंग्स हुई, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व रहा, लेकिन दहशतगर्दी अब भी थम नहीं पा रही है, तो क्या हल क्या है? देखिए, पहली दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि यकीनन चाइना में जो मुलाकात हुई थी अपने 3 मुल्कों की, जिसमें हमारे इसाक डार साहब थे, उनके मीर मुत्तकी साहब थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बर्फ़ पिघलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नतीजे में हमने उन्हें कहा कि आइए सी पैक का हिस्सा बन जाइए, जो उनके लिए भी एक विसल ब्लोअर और टर्निंग पॉइंट होगा उनकी इकोनॉमी के लिए जी। उसके बाद हमने देखा कि काबुल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत वार्म और बहुत ठीक था। उन्होंने टीटीपी को धमकी दी कि अब आप बॉर्डर के करीब नहीं बस सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। हमारी इतलात ये हैं कि उनकी हुकूमत ने 250 के करीब व्हीकल्स जो थी, मिलिट्री व्हीकल्स जो टीटीपी के लोगों के पास थी, वो जब्त की हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को ये एश्योरेंस भी दी है कि अब हम ना इनको असले की रसाई देंगे और ना इनको फॉरेन फंडिंग होने देंगे। तो काबुल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो है, लेकिन उसका क्या करें जो 40,000 यहाँ बसाए हुए हैं आपने। आइए मैं आपको ले चलता हूँ जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की गई है, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जरा आप उसके जरा ये जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से ज्यादा फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्द मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जरा इलाके भी बता दीजिए जी, इलाके बता दीजिए कहाँ कहाँ है। शांगला, जम, ठीक है, और भी बहुत से इलाके हैं बुखारी साहब। देखिए, पिशावर, टांक, डीआई खान, बन्नू, लकी मरवत, सवात, शांगला और सिर्फ बाजौड़ और खैबर में 800 हैं। यानी आइडेंटिफाइड लोग, मैं बता रहा हूँ, ये आपको इतनी बड़ी तादाद में है जो बाकायदा दहशतगर्द हैं। जी बुखारी साहब, लेकिन इसके खिलाफ हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, आम आबादी के अंदर घुस के ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आम आबादी को आप कॉन्फिडेंस में लें, या क्या किया जाना चाहिए? इसी के लिए तो ऑपरेशन शुरू है। वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन है, वो इसीलिए तो है कि जो दहशतगर्द यानी मकामी आबादियों में छुपे हुए हैं, उनका कला कमा किया जाए, उनसे इस धरती को, इस खित्ते को पाक किया जाए। देखिए, मुझे हुकूमत की इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेजिस्ट कौन कर रहा है? रेजिस्ट कर रही है केपीके की हुकूमत। जी, तो बुखारी साहब फिर क्या किया जाना चाहिए? आपके नज़दीक क्या हल है इसका? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये फितने के लोग जो हैं ये हमारी सरजमीन पर मौजूद नहीं रहना चाहिए। बुखारी साहब, एक और चीज़ है कि अभी जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे, आपको क्या लगता है कि हमने देखा कि तालिबान के एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या अमेरिका की प्रेजेंस इन दीज ऑपरेशंस और ज़्यादा हाइप अप करेगी इन चीज़ों को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट इन काबुल। काबुल के लोग जो हैं, जो काबुल की हुकूमत है, वो ये कह रहे हैं कि हम इनको अब ना कवर प्रोवाइड करेंगे, ना इनकी पैट्रनेज करेंगे, ना इनको असला लेने देंगे। तो चेंज ऑफ हार्ट तो वहाँ है। अगर काबुल अपने इस रिजॉल्व में सीरियस है तो फिर इनका कला कमा करना आसान है, इसलिए कि एक तो ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे और जो यहाँ है उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जी बुखारी साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इतना संगीन ये इशू बनता जा रहा है, लेकिन अब भी सूबे और विफाक जो है वो इसके ऊपर एक पेज पर नहीं आ रहे, और इसका खमियाजा जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो भुगत रही है। अभी हम रिसेंटली हमने एक वाक़या देखा जिसमें एक मेजर अदनान जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। तो बुखारी साहब, कब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इसकी प्राइस पे करते रहेंगे? पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ इस वक्त कन्फ्रंटेशन पर है, सूबे नहीं है सारे। दूसरी बात ये कि हमें बड़े इब्तिदा में ये मेजर अदनान जो है इसको होमेज पे करना चाहिए, ट्रिब्यूट तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि मैंने ये तो सुना है जंगों के अंदर कि सिपाही जो है अपने अफसरों को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गए। ऐसी मिसालें आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन ये एक वाहद अपनी तर्ज की मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि मिलिट्री हिस्ट्री में इट विल गो डीप डाउन कि एक सीनियर ऑफिसर ने अपने सिपाही की जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट के गोलियां खाई। ये मैं समझता हूँ कि इस सलाम है उस शख्स को और उसकी। और इससे ऊपर जब जनाजा आ रहा था तो उसके भाई ने जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिस तरह पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वो जज्बा देख के मैं तो मतलब मैं बहुत हैरान भी हूँ और बहुत मूव्ड। और बुखारी साहब, जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने सबसे पहले ये अपने डेथ बेड पे पूछा था कि मेरे सिपाही का क्या हाल है। एब्सोल्युटली, ये वाकईतन ये यानी सलाम पेश करने के की एक ऐसी मिसाल है
एक ऐसी फौजी मिसाल है कि मेरे ख्याल से ये अब सिलेबस में पढ़ाई जाएगी कि ऐसे भी होता है कि सिपाही की जान बचाने के लिए एक ऑफिसर उसके ऊपर जो है वो लेट जाए और सारी गोलियां खुद अपने जिस्म पर ले ले। मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद कहना चाहिए। ये कुर्बानियां सिर्फ फौज ही दे सकती है, बाकी हम बैठ के पीछे बात तो कर सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुखारी साहब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी से मुलाकात करके एक ट्रेड डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो चीन और भारत के ऊपर 100% जो है वो टैरिफ लगा दे। तो बुखारी साहब, ये किस किस्म की मुनाफकत है, किस किस्म का दोगलापन है? देखिए, ट्रंप जो है ना वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए या अपने मुफाद के लिए कुछ भी करता है। ये सुबह शाम जो वो तिगनी की तरह से नाच रहे हैं ना मुख्तलिफ अंदाज में, यानी पहले आपने देखा कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, फिर आपने देखा एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, फिर आपने देखा हिंदुस्तान जिसमें इतनी मुखालफत थी ट्रंप साहब की, अचानक जो है मोदी साहब के दिल में फिर उनके लिए प्यार जाग उठा। उनमें तो कोई ग्रेस ही नहीं है, जिस तरह से फौरन से मैंने कहा ना कि जो हाल उन्होंने इंडिया का किया था उसके बाद तो उसकी किसी बात का एतबार ही नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन मैंने कहा जैसे कि वो जो है ना डमरू हाथ में उनके और वो सबको नचा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो सुबह कुछ शाम कुछ, क्या होगा अल्टीमेटली ये तो अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये कि क्या इस वक्त ऑप्शन जो है वो हिंदुस्तान के पास ये है कि वो ये फैसला कर रहे हैं कि उसने अमेरिका की झोली में गिरना है मुस्तकिल तौर पर, या अपने दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करना है जिसका तज़किरा करती रही है बीजेपी की लीडरशिप इंक्लूडिंग मोदी साहब, लेकिन वो भी इनडिसाइसिव ऑप्शन उनके पास और कोई है नहीं है। बुखारी साहब, हमने देखा कि अब जिस तरह से चाइना के ऊपर भी जो है टैरिफ लगाने की बात हो रही है, बुखारी साहब इसका मकसद क्या है? क्या चाइना को क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो अमेरिका का एजेंडा है। कभी वो कहते हैं कंटेन करना है चाइना को, कभी वो कहते हैं कि इसको हमने इकोनॉमिक माइट नहीं बनने देना, कभी वो कहते हैं इसको हमने मिलिट्री माइट नहीं बनने देना। वो सारी ख्वाहिशात इनकी जो है ना वो चाइना ने गड़ा खोद के उसमें दफना दी हैं, इसलिए कि जो अभी हाल ही में SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है और जो परेड हुई है उसमें उन्होंने अपनी माइट जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दी है और पूरी दुनिया को समझ भी आ गई है। जी बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड डील करने की भारत के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनका ये वाला नैरेटिव कहाँ पर जाएगा कि हम तो इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे? अगर ट्रेड डील हो जाती है, टैरिफ नीचे आ जाता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसलिए कि जो मर्जी हो जाए हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें उनकी इकॉनमी का बड़ा दारोमदार है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहाँ अमेरिकी तेल जाता था, जहाँ पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो पहुँच रहा है। तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बच करेगा। और दूसरी बात हमने करनी थी, नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी अजीबोगरीब सूरत हाल है। कोई उसको कह रहा है कि ये इंडिया जो है वो इसके अंदर मुलव्वस है। हिंदुस्तान ने एक से ज़्यादा मरतबा नेपाल में मदाखलत की है। वो अब वहाँ का यूथ जो है उसको इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक नक्शा नया उन्होंने हिंदुस्तान का जारी किया था, उस अखंड भारत में नेपाल शामिल है। तो इसलिए ये जो इस वक्त टर्माइल वहाँ पर है उसके पीछे हिंदुस्तान की पूरी सपोर्ट और पूरी जो कनाइवेंस है वो इसके अंदर शामिल है। और सिर्फ बुखारी साहब, नेपाल में नहीं, मालदीव में भी काफी ऐसे वाकयात जो है वहाँ से मूवमेंट चलती रही है। वहाँ मूवमेंट चली थी गो इंडिया गो। जी बिल्कुल। तो ये उसका पुराना वतीरा है। किसी भी हमसाये मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तमिल के हवाले से श्रीलंका के साथ ठीक नहीं है। मालदीव की मिसाल, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए, अब वहाँ जितनी नफरत एक दूसरे के खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ ले लीजिए आप, भूटान के साथ ले लीजिए आप, तो उनकी तो किसी के साथ सुर है ही नहीं। चाइना के साथ देख लीजिए आप। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।